गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ रीति सलाउदिया और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल DL.S स्टडी पे। आज अपन लोग पढ़ेंगे 7 और 8 अप्रैल की करंट, जिसमें अपन लोग पढ़ेंगे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर और सूरज ऐप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो अपन लोग देखते हैं कि अपना फर्स्ट फैक्ट है, राजस्थान आवासन मंडल जो कि देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गया है। अभी राजस्थान आवासन मंडल देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था क्यों बन गया है? तो इसने 100 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं रेरा के अंतर्गत। तो इसकी 100वीं परियोजना है उद्योग पार्क चौपासनी जोधपुर। इसकी ये 100वीं परियोजना है। अब अपन लोग देखते हैं कि रेरा क्या है। रेरा है राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, अर्थात राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। रेरा का गठन 9 मार्च 2019 को हुआ था। राजस्थान रियल एस्टेट विनियम और विकास नियम 2017। जो रेरा है वो कौन से नियम के अंतर्गत कार्य कर रहा है? तो रेरा राजस्थान में 2017 नियम के अंतर्गत कार्य कर रहा है, जबकि यह नियम भारत में 2016 में लागू हुआ था। और रेरा की स्थापना 6 मार्च 2019 को हुई थी। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट फैक्ट। अपना नेक्स्ट फैक्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जो कि आजकल बहुत चर्चा में। इसने मुख्यमंत्री अनुपति निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अभी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को जो इसकी परियोजनाएं थी उसके लिए स्कॉच अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें उसको 1 गोल्ड और 2 सिल्वर प्राप्त हुए थे। अब इसका नया फैक्ट जो अपन लोगों को याद रखना है वो है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने मुख्यमंत्री अनुपति निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब अपन देखते हैं कि CM अनुपति निःशुल्क कोचिंग योजना क्या है। अपन लोगों को ये पहले से भी पता है क्योंकि योजना 2021 में स्टार्ट हुई थी। अब CM अनुपति निःशुल्क कोचिंग योजना के बारे में अपन लोग देखते हैं कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी। तो 5 जून 2021 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। ये योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। UPSC, RS, IIT, पटवारी, रेट, जितने भी राजस्थान में एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। कैसे? अर्थात ये योजना किन किन को लाभान्वित करती है, अर्थात कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो अपन देखते हैं कि इसमें सभी कैटेगरी के इंसान लाभ ले सकते हैं, लेकिन जनरल के लिए ये योजना नहीं है। तो अपन को जनरल का ध्यान रखना है कि जनरल के लिए नहीं है। इसके अलावा अदर सभी के लिए, जैसे कि SC, ST, OBC, EWS और अल्पसंख्यक, सभी के लिए ये योजना है, सिर्फ और सिर्फ जनरल को हटाकर। तो जो OBC है, EWS है, तो क्या उनके लिए सभी के लिए? नहीं, उनके जो OBC जनरल है उनके लिए सभी के लिए नहीं है। उसमें से भी जिसकी इनकम 8 लाख से कम है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो क्या अपन को ये 2 फैक्ट समझने में आए कि योजना किन किन के लिए? एक तो ये सभी के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनरल को हटाकर। इसके अलावा भी 8 लाख से कम इनकम वालों के लिए है। इसमें 50% छात्राएँ होगी और 50% छात्र होंगे। अब इस योजना के अंतर्गत अन्य क्या फैक्ट है जो अपन लोगों को याद रखने हैं? अभी नए बजट में 2023-24 के बजट में 30,000 विद्यार्थी इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगे। पहले 15,000 थे, अब इनकी संख्या 30,000 करी गई है। इसके अलावा इसमें 40,000 रुपये छात्रावास प्लस भोजन इत्यादि के लिए दिए जाते हैं। अब देखते हैं अपन कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत फर्स्ट योजना आती है मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, जो कि 2020 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भी 2 कैटेगरी आती है। फर्स्ट की कैटेगरी आती है SC, ST, BPL और अल्पसंख्यकों के लिए, जिसमें 31,000, 41,000 और 51,000 का प्रावधान है। सामान्यतः इसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अगर 10वीं पास है तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अगर उसने ग्रेजुएशन या स्नातक पास है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो इस हिसाब से
ये हो गए 21, 41 और 51। तो अपन को ऐसे ही याद करना है 31, 41 और 51। फिर इसमें दूसरी कैटेगरी आती है महिला खिलाड़ी या फिर अंत्योदय परिवार इत्यादि, उनके लिए 21, 31, 41। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की दूसरी योजना आती है पालनहार योजना, जो कि 2004-5 में शुरू हुई थी। इसके अंतर्गत भी 2 वर्ग आते हैं, 0 से 6 आयु वर्ग और 6 से 18 आयु वर्ग। तो 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए 1500 रुपये और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को 2500 रुपये। जो अनाथ हैं, अनाथ बच्चों के लिए 1500 और 2500 रुपये, जबकि वंचित वर्ग के बच्चों के लिए 1000 और 1500 रुपये का प्रावधान है। अब देखते हैं नेक्स्ट योजना, सीएम मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन। तो 3 प्रकार की पेंशन योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा राजस्थान सिलिकोसिस नीति, राजस्थान सिलिकोसिस नीति लागू करने वाला राजस्थान दूसरा राज्य था, जबकि फर्स्ट वाला हरियाणा था। तो अपन को ये याद रखना है कि राजस्थान सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत दूसरा राज्य है। और सिलिकोसिस नीति 2019 को शुरू हुई थी, 3 अक्टूबर 2019 को। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है? इसके अंतर्गत प्रावधान है कि पुनर्वास के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत नई योजना, इसके अंतर्गत एक और योजना है मुख्यमंत्री अनुपति कोचिंग योजना। इस प्रकार ये 7 योजनाएं सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट फैक्ट। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर ने कलाविद सम्मान 8 वरिष्ठ कलाकारों को, अर्थात राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कलाविद सम्मान दिया जा रहा है, जो कि 8 कलाकारों को दिया जाएगा। अपन को इतना याद रखना है, कलाविद सम्मान 8 कलाकार। अब देखते हैं कि राजस्थान की प्रमुख अकादमियाँ कौन कौन सी है, या फिर साहित्य से संबंधित प्रमुख मंडल संग्रहालय कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं कि पुरातत्व संग्रहालय जो कि जयपुर में है, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। ये जो अकादमी और जो मंडल है, इनसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाता है कि इनकी स्थापना कब की गई थी। तो अपन उसी वे में याद करेंगे जिस वे में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरातत्व संग्रहालय जो कि जयपुर में है और 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। लोक कला मंडल उदयपुर में 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। अपन इन दोनों को एक साथ याद कर लेंगे, पुरातत्व संग्रहालय 1950 और लोक कला मंडल 1952। अब देखते हैं नेक्स्ट, राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो कि बीकानेर में 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और राजस्थान प्राच्य संस्थान जो कि जोधपुर में है, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो इन दोनों को एक साथ याद करेंगे, अभिलेखागार और प्राच्य संस्थान 1955। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान ललित कला अकादमी जो कि जयपुर में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि उदयपुर में 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। और अरबी पारसी शोध संस्थान जो कि जयपुर में 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। इन तीनों को एक साथ याद करेंगे, ललित कला 1957, साहित्य 1958 और अरबी पारसी 1978। अब देखते हैं कि जयपुर में कौन कौन सी अकादमी है। जयपुर में एक तो हिंदी अकादमी है, सिंधी, उर्दू, संस्कृत, ये सभी अकादमी जयपुर में। तो इनकी स्थापनाओं का क्रम देखते हैं। तो जयपुर जो अकादमी हिंदी ग्रंथ अकादमी है, इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। सिंधी और उर्दू अकादमी की स्थापना 1979 को की गई थी। संस्कृत अकादमी की स्थापना 1980 में की गई थी। इसके साथ ही अपन देखते हैं कि राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो कि बीकानेर में है, उसकी स्थापना 1983 में की गई थी। इसमें इसको अगर अपन ठीक से याद करें तो भाषा साहित्य और संस्कृति 3 चीज़ें आ रही है, उसके हिसाब से इसमें 1983 में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है। तो अपन एक इससे अपन को याद हो जाएगा। इसके अलावा यह अकादमी हिंदी 1969, सिंधी उर्दू 1979 और संस्कृत 1980। और सबसे फेमस है ललित कला अकादमी जयपुर
जो 1957, तो अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आज़ादी के 10 साल बाद ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी, अर्थात 1957 में। अब अपन अपना नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। बांसवाड़ा में नए डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा 31 करोड़ रुपए की लागत से। तो बांसवाड़ा में नया डेयरी प्लांट लगाया जाएगा, उसकी लागत कितनी आएगी? 31 करोड़ रुपए। अब अपन देखते हैं कि राजस्थान सरकार ने पशुओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो गोपाल योजना 2 अक्टूबर 1990 में शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क पशुधन दवा योजना 15 अगस्त 2012। दवा योजनाओं का क्रम अपन ऐसे याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2011 में स्टार्ट हुई थी, और फिर पशुधन दवा योजना 2012 में, और जांच योजना जो कि 2013 में स्टार्ट हुई थी। तो निःशुल्क जो दवा और जांच योजना चल रही है 11, 12 और 13 ऐसे याद कर लेना। अब सीएम मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना वो 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, और इसके अंतर्गत पशुपालकों को 5 रुपये बोनस प्रति लीटर दिया जाता है। इसमें एक और योजना है, नहीं वो ठीक है, राजस्थान डेयरी फैक्ट। राजस्थान, अब अपन लोग देखते हैं कि डेयरी से संबंधित राजस्थान के फैक्ट कौन कौन से। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में इसकी स्थापना हुई थी, और राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड 1977 में इसकी स्थापना होती है। RCDF, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अपन को याद करना ही है। सहकारी डेयरी फेडरेशन RCDF 1977 कैसे याद करेंगे? सहकारी साथ साथ, सहकारी में कोई भी काम किया जाता है तो साथ साथ मिलकर किया जाता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उसमें सम्मिलित होते हैं। साथ साथ, तो इसमें आ रहा है साथ साथ 1977, तो साथ साथ से अपन लोग इसको याद कर लेंगे। इसके अलावा डेयरी विकास, जो राजस्थान में डेयरी विकास वो त्रिस्तरीय किया जाता है। इसमें शीर्ष संस्था होती है RCDF, फिर जिला दुग्ध उत्पादक संघ जो जिला स्तर पर होते हैं, और फिर प्राथमिक स्तर पर डेयरी होती है। इस प्रकार राजस्थान में डेयरी विकास त्रिस्तरीय है। अब अपन देखते हैं कि श्वेत क्रांति जो 1970 में स्टार्ट हुई थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा। अब अपन लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट फैक्ट। राजस्व विभाग ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया है। तो अपना क्वेश्चन बनेगा कि राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन कौन से विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो राजस्व विभाग के अंतर्गत, क्योंकि इसमें ऐसे भी राजस्व तो आ ही रहा है ना। अब देखते हैं पर आज का कैप्सूल है अपना कि राजस्व मंडल जो कि राजस्थान में अजमेर में। तो राजस्व मंडल के बारे में बात करते हैं कि राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी। तो राज्य प्रमुख के अध्यादेश से 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। राजस्व मंडल क्या है? राजस्व मंडल एक शीर्षस्थ संस्था है जो कि अपील, पुनर्विलोकन संदर्भ में राजस्व न्यायालय है। राजस्व मंडल एक प्रकार का राजस्व न्यायालय, लेकिन ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है। अब राजस्व मंडल क्या क्या कार्य करता है? तो राजस्व मंडल कृषि गणना करता है 5 साल में, और राजस्व मंडल द्वारा ही पशु गणना की जाती है 5 साल में। राजस्व मंडल की एक पत्रिका है रावीरा, जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है। अब देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट फैक्ट। अपना नेक्स्ट फैक्ट है कि वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए एक MOU साइन हुआ है। वो किन किन के मध्य हुआ है? तो राजस्थान सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इन दोनों ने मिलकर वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना के लिए एक MOU साइन किया है, जिसमें राजस्थान सरकार की भागीदारी 30% रहेगी और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी की भागीदारी 70% रहेगी। अब देखते हैं कि राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना कब स्टार्ट हुई थी, या फिर ये इस परियोजना का राजस्थान से क्या संबंध है। तो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना 2 चरणों में की गई है। फर्स्ट चरण शुरू होता था इसका 2003 में शुरू हुआ था, जो कि 18 जिलों में लागू हुआ था। इसका
दूसरा चरण 2011-12 में शुरू हुआ था, जिसमें 10 मरुस्थलीय जिले, 5 गैर मरुस्थलीय जिले और 7 अभ्यारण्य शामिल थे। तो इतना अपन लोगों को राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना के बारे में याद करना है कि ये 2 चरणों में शुरू हुई थी। 2003 में 18 जिले थे, 2011-12 में 15+7। और राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना जायका के सहयोग से शुरू हुई थी। अब इसके अंतर्गत फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान सरकार के मध्य MOU हुआ है। तो अपन को क्या याद रखना है, राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना जो कि जायका के सहयोग से शुरू हुई थी। अब इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे उसके लिए फ्रांस के साथ डेवलपमेंट अपना एग्रीमेंट हुआ है। अब अपन चलते अपने कैप्सूल की तरफ। अपना कैप्सूल है कि राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब होती है। तो 14 सितंबर 2010 को राजस्थान में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना हुई थी। अब कुछ योजनाएं जो जैव विविधता से संबंधित है। पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों में मरु वृक्षारोपण परियोजना 1978 में शुरू की गई थी, 75-25, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 75 था और राज्य सरकार का योगदान 25 था। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992 से 2000 के मध्य चली थी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम 1985-86 में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत 19 जिले थे, लेकिन 19 जिले ये पूर्वी राजस्थान के थे। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखते हैं अपन कि राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के बारे में अपन और क्या जान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि रेरा की स्थापना 2019 को हुई थी। इसके साथ ही इसमें जो नियम लागू होता है वो 2017 का था। अपन इसमें भी देख सकते हैं ये 2019-2017 नियम। उसके अलावा इसमें नया क्या देख सकते हैं कि निहाल चंद्र गोयल अध्यक्ष के रूप में। तो रेरा का जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, निहाल चंद्र गोयल जी। तो अपन इसमें इतना ही देख पाएंगे। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट फैक्ट है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के बारे में अपन और क्या देख सकते हैं। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन 1970 को हुआ था, 24 फरवरी 1970 को। इसमें एक अध्यक्ष होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसमें 6 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो अपन इसके बारे में इतना ही देखेंगे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का गठन 24 फरवरी 1970 को हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अपना नेक्स्ट फैक्ट है कि मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य देश भर में पहले स्थान पर है। अपन लोगों ने पहले बात की थी, तो ये पहले भी मैंने बताया। अपन लोगों ने सीखा था कि मोटे अनाज के उत्पादन में राज्य देश भर में पहले स्थान पर था। लेकिन इसमें एक नया फैक्ट जोड़ते हैं कि कुल उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी कितनी हुई, अर्थात देश में राज्य की हिस्सेदारी 28.6% है। मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो जैसे धान्य इसमें शामिल होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मोटे अनाज के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे अगर उन्होंने कोदो को शामिल कर लिया तो ये एक ऐसा वर्ड है जो अपन लोगों को अपने जनरल नॉलेज में नहीं रहता, तो अपन इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बाजरा, ज्वार, रागी और कोदो जैसे अनाज मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। मोटे अनाज में राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, 28.6%। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अपना नेक्स्ट फैक्ट राज्य सरकार और फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी के मध्य समझौता हुआ है राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हरित क्षेत्र में वृद्धि होगी। तो इसका उद्देश्य है क्या है, हरित क्षेत्र में वृद्धि करना, अर्थात बहुत सारे पौधे लगाए जाएंगे। अगर फ्रांस डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से समझौता किनके मध्य है, श्री ब्रोसले ब्रूने। अब देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। अपना नेक्स्ट फैक्ट है जिला मोर संरक्षण समिति के हस्ताक्षर अभियान का आगाज। अर्थात मोर संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो हस्ताक्षर अभियान। अपन लोगों को याद करना है
हस्ताक्षर अभियान। प्लीज़ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।